नमस्कार दोस्तों। पुनः हम अपनी कक्षाओं को कंटिन्यू करते हैं। पहली कक्षा में हमने देखा था प्रस्तावना के विषय में और उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था और प्रस्तावना की प्रमुख बातों को हमने भी पढ़ लिया था। शासन शक्ति के स्रोत, शासन शक्ति का स्वरूप, तीनों चारों पांचों विषयों को। उसके बाद हमने शासन शक्ति के उद्देश्य की हर एक बात को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लिया था। कुछ प्रश्नों को हल किया था। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने प्रस्तावना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ली थी, उसकी कमियों को देखी थी, उसको महत्व को समझा था। उसके बाद इससे संबंधित कुछ मुद्दे जो थे उनको भी समझा था और प्रस्तावना के संशोधन के बारे में हमने देखा था कि ये कितनी बार हो चुका है और क्या क्या इसमें बदला जा चुका है। ठीक है, ये सब कक्षाओं में हमारे पहले से ही वर्णित है, उसको आप जाके देख सकते हैं। इन प्रश्नों को भी हमने देखा था। उसके बाद तीसरी कक्षा में हमने देखा था मूल अधिकार। मूल अधिकार को हमने समझा था कि अधिकार क्या है, भारत में कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार का परिचय देखा था, इसकी विशेषताएं और प्रमुख बिंदु देखे थे। ठीक है, ये हमारे अधिकार को समझा था, भारत में कौन कौन से अधिकार हैं इसको एक तरीके से समझा था। उसके बाद हमने कुछ प्रश्न को करते हुए मूल अधिकार को पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा हमने समझ ली थी, कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान में है इसको भी हमने देख लिया था। ठीक है, ये प्रश्न हमने किया था, इसकी विशेषताओं को भी हमने एक एक वर्ड को अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम आर्टिकल 12, 13, 14, 15 एक एक करके सारे पढ़ते जाएंगे। उसमें से हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए थे क्लास 4th में। ठीक है, चौथी क्लास में हमने पढ़ ली थी। जैसे राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में वर्णित है, तो इसको हमने समझ लिया था कि राज्य क्या है, किस किस को राज्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा था, जिसमें कई क्लॉजेस हैं। तो पहले क्लॉज में हमने संविधान के निर्माण के पूर्व की विधि किस प्रकार से अमान्य हो जाती है आच्छादन के सिद्धांत से, ये समझा था। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हमने समझा था। उसके बाद इस प्रश्नों को भी हमने अच्छे से देखा था और संशोधनीयता पर जो भी न्यायालय के निर्णय अभी तक आए हुए हैं इनको भी हमने समझ लिया था। उसके बाद वर्तमान की क्या स्थिति है इसको हमने देखा था। मूल ढांचा के विषय में भी हमने समझ लिया था और हमने आपसे वादा किया था कि आगे की कक्षा में हम आर्टिकल 14, 15 ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमने वादा किया था हम अपने एकदम वादे के मुताबिक आज आर्टिकल 14 पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम आपको आर्टिकल 14 के लिए बोला था। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से पहले देखते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। इन सभी आर्टिकल्स को हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं क्या, आर्टिकल 14। ये कलर सही रहेगा आप लोगों के लिए, ये सही रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 14, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 14। तो इसमें दो प्रमुख विषय हैं, तो विधि के समक्ष समानता, इसको हमने अलग से लिख रखा है, और विधियों के समान संरक्षण, इसको हम अच्छे से समझते हैं तब हमें ये आर्टिकल विस्तार रूप से समझ में आएगा। सीधा सीधा इसका कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता प्राप्त होगी, जिससे वंचित नहीं कर सकता कौन, राज्य, और हर व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी जो भी विधियां बनाई जाएंगी उनके उनमें जो भी रूल्स होंगे उनमें सबको समानता के साथ संरक्षण प्राप्त होगा, जो जिसमें हम अभी देखने वाले हैं कि ये अनुपातिक समानता पर आधारित होगा। ये सब क्या है जो इसको विशेष बना देता है। उससे पहले हम समझते हैं विधि के समक्ष समानता, इसका क्या मतलब होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉस। ठीक है, तो विधियों के समान समक्ष समानता क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है। यानी ये राज्य को निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं करेगा, विधि के समक्ष समानता प्राप्त होगा। विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब होता है, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ क्या होता है, विशेषाधिकारों का न होना, विशेषाधिकारों का न होना। आप समझते हैं विशेषाधिकार क्या होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं सबल के पक्ष में विभेद, यानी जो हमारे रूल्स हैं वो उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा रूल नहीं बनाया जाएगा, लॉ नहीं बनाया जाएगा जो सबलों के पक्ष में विभेद करता हो। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये विभेद क्या होता है। ठीक है, देखिए विभेद दो प्रकार के होते हैं, एक सबल के पक्ष में
और दूसरा वंचित के पक्ष में, यानी जो निर्बल है, वंचित है, उनके पक्ष में। तो हमारे संविधान में क्या, सबल के पक्ष में जो विभेद है इसकी मनाही है, और वंचित के पक्ष में जो विभेद है इसको मान्यता प्राप्त है, यानी ये दिया जा सकता है। जैसे सबल के पक्ष में विभेद क्या है, जैसे पहले के कालों में होती थी वर्ण व्यवस्था, यानी जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते थे और निम्न वर्ण के लोगों के साथ विभेद किया जाता था। तो ये सबल के पक्ष में विभेद है। तो इस प्रकार के विभेद की पूर्ण तरीके से मनाही है, यानी ये नहीं होना चाहिए। और वंचित के पक्ष में विभेद क्या है, जैसे हमारे समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको सामाजिक शोषण की वजह से उनकी पीढ़ियां पिछड़ती गई, तो उनके लिए हम जो आरक्षण दे सकते हैं, जो उनको साधन मतलब विशेष अधिकार दे सकते हैं, तो उनके पक्ष में दिया गया विशेषाधिकार वो वंचितों के पक्ष में विशेषाधिकार होगा। ये इसकी मनाही नहीं है, बल्कि ये दिया जा सकता है। जैसे आयकर में इनको विशेष तरीके से छूट दी जाती है, और ये मतलब जो सबल वर्ग है उनसे वसूला जाता है। जैसे आरक्षण दिया गया, ये वंचितों के लिए दिया जाता है। जैसे राशन दिया जाता है, राशन में भी विभेद किया जाता है कि छोटे कास्ट के लोगों को ठीक तरीके से दिया जाता है और बड़े कास्ट लोगों को इसमें से रोका जाता है। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, तो ये जो वृद्ध हैं इनके पक्ष में ये किया गया विभेद है, यानी इनके लिए अलग से सुविधा दी जाएगी और जो सबल हैं उनको क्यों दी जाएगी। उसके बाद और जैसे बेरोजगारी भत्ता है, तो जिनके पास रोजगार है उनको तो देने का कोई औचित्य नहीं बनता, जिनके पास नहीं है उनको देना है। ये है विधि के समक्ष समानता, यानी एक तरीके से सबको दे करके, ये सुविधाएं उनको दे करके उनको भी उच्च वर्ग के लोगों के समान लाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से ये किया गया है। ये परंपरा कहाँ से ली गई है, तो इसको आप समझ लीजिए पीटी के लिए प्रमुख मुख्य हो जाता है, ब्रिटिश से लिया गया है ये विचार। अच्छा, इसके प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं, डायसी, जिन्होंने कानून का शासन बताया था। कानून के शासन के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि कानून सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति चाहे वे शासक हो या शासित कानून के अधीन है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो मतलब कानून के ही अधीन है, यानी कानून ही सर्वोच्च है। दो इन्होंने बात बताई थी, किंग इज लॉ और लॉ इज किंग, यानी किंग इज लॉ वो होता है जहां पे राजतंत्र होता है। पहले के समय में इस तरह की सुविधाएं होती थी, राजा ही सब कुछ करता था, उसी का शासन ही सर्वोच्च होता था। जैसे शिवगामी देवी ने कहा था, मेरा वचन ही शासन है, वो राजतंत्र को दर्शाता है। उसके बाद आज के समय में क्या है, सभी जगह क्या है, लोकतंत्र है, यानी लॉ इज किंग, यानी जो लॉ है वो सर्वोच्च है, कानून का शासन है, तो लोकतंत्र है। जैसे भारत में और भी सभी देशों में कानून को सर्वोच्चता प्राप्त है। एक विषय हमने समझ लिया यहाँ पे, विधि के समक्ष समानता, यानी इससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता अगर इससे संबंधित कोई भी कानून बना हुआ है तो, ठीक है। और आगे दूसरा विचार क्या है, विधियों के समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या है कि अगर कोई भी समान स्तर के लोग हैं तो उनमें विभेद नहीं किया जाएगा, और अगर असमान है तो उनमें विभेद किया जाएगा। अभी इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कानून समान परिस्थिति में समान रूप से लागू होगा, यानी अगर कोई व्यक्ति समान स्तर पर है तो दोनों के लिए समान कानून लागू होगा। इसमें हम समझते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर समान समान पद पे हैं तो उनके लिए समान कानून लगेगा, उनके लिए जो भी सुविधाएं दी जाएंगी दोनों को समान रूप से दी जाएंगी। अगर वहीं पे एक उच्च पद पे कोई व्यक्ति है और एक निम्न पद पे कोई व्यक्ति है, तो वहां पे जो कानून बनेंगे वो उनके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये है अनुपातिक समानता, यानी उनको भी समान रूप से व्यवस्थित करने के लिए अनुपातिक समानता पर आधारित विधियों के समान संरक्षण होगा, ठीक है। समान के लिए समान वितरण, असमान के लिए असमान वितरण। ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे, यानी जो समान स्तर पर लोग हैं उनको लिए समान रूप से वितरित किया जाएगा, यानी जैसे एक ही स्तर के जैसे सारे ओबीसी हैं तो ओबीसी वालों को एक तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी, और जैसे एससी एसटी हैं तो वो उनको सारे को एक साथ दी जाएगी। लेकिन जब एससी एसटी और ओबीसी दोनों को साथ में देखा जाएगा तो पहली वरीयता किसको दी जाएगी सुविधा देने में, एससी एसटी को। ये है असमान के साथ असमान वितरण, यानी असमान स्थिति है तो असमान वितरण हो सकता है, यानी अलग अलग, जैसे आरक्षण ही आप देख लीजिए, तो
असमान हैं तो उनको उस तरीके से वितरित किया गया है। यह विचार कहाँ से आया है? यूएसए से। ठीक है। और राज्य युक्त युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर भेदभाव कर सकता है। युक्त युक्त सिद्धांत यानी युक्त युक्त वर्गीकरण, युक्त युक्त से संबंधित मतलब है यहाँ पे कि परिस्थिति के अनुसार जो राज्य है वो सुविधाओं का वितरण करेगा। युक्त युक्त होगा यानी वो किसी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, यानी उसकी उसकी वरीयता सही होनी चाहिए, यानी वो उचित होना चाहिए, इस तरीके से समझिए। यानी जो भी सुविधाएं दी जाएंगी, विभेद किए जाएंगे, वो उचित होने चाहिए। वही इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य करेगा। युक्त युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। और ये अनुपातिक समानता को भी आप समझ के रखिएगा, जिसमें अनुपातिक रूप से समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और आगे हम देखने वाले हैं आर्टिकल 15 को। तो आज के लिए इतनी ही क्लास को रखते हैं, और फिर आगे की कक्षाओं में हम आर्टिकल 15 को अच्छे से पढ़ेंगे। और आरक्षण के बारे में सारी पीपीटी तैयार है, और आरक्षण के बारे में और पिछड़ा वर्ग को किस तरीके से परिभाषित किया गया, कौन कौन समय में कौन कौन से आए, सब की सब बात होगी एक तरीके से। ठीक है। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।